आज हम बात करेंगे झारखंड सेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पेपर जेपीएससी प्रीलिम्स के सेकंड पेपर के सबसे लास्ट पार्ट की, जहाँ पे मैं झारखंड की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं या फिर हमारी जो पुनर्वास नीतियाँ हैं और इस क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम अगर अच्छे से इसको हम कवर कर लें तो यहाँ से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स में क्रैक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जाने से पहले यहाँ पे मोटा मोटी 2-3 बात मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही बनता है कि झारखंड में जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई वो कब आई, उनका कार्यकाल कब से कब तक था। जैसे पंचवर्षीय योजना में जैसे हम पढ़ते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से थी, तो 2012 से 2017 तक थी। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में जो अभी तक 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं 2001, 2012 और 2016 की, इन तीनों इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का क्या कार्यकाल था, इनके लक्ष्य क्या थे। लक्ष्य तो तीनों का अगर आप समान रूप से देखेंगे, अगर मेंस में इसी चीज़ को लिखेंगे तो बड़ा सिंपल सा होगा कि झारखंड का समावेशी विकास, जो समाज के वैसे वर्ग जो अभी तक विकास की धारा से नहीं जुड़ पाए उन्हें जोड़ना, और झारखंड में जो एक इक्विटेबल एक संतुलित विकास करना, इन सारी चीज़ों का समावेश तो आपको तीनों जगह मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं झारखंड सरकार की जो 2001 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या क्या है। तो झारखंड सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि झारखंड का जब पुनर्गठन 2000 में हुआ, बिहार का पुनर्गठन कर झारखंड को जब बनाया गया तो 2001 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई। और ये वह जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसे झारखंड के लिए झारखंड का पहला बताया गया यह औद्योगिक नीति थी। उस औद्योगिक नीति के 3-4 मुख्य बिंदु हैं जो भी आपको याद करना है और जिसे आपको डिटेल में भी बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो वो प्रमुख बिंदु ये है कि जिसे मैंने अभी राइट डाउन करके रखा है आप लोगों के लिए, मैं उसे आपको बताता हूँ। हाँ, देखिए इसमें आप 3-4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि जो जिलाधिकारी या उपायुक्त थे उस समय झारखंड में जो थे, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो औद्योगिक विकास के लिए 5 एकड़ तक की भूमि किसी भी व्यक्ति या किसी फर्म को दे सकते थे जो औद्योगिक विकास करना चाहता हो। तो ये एकदम रट मारिए कि प्रथम औद्योगिक नीति में उपायुक्तों को यह अधिकार दिया गया था कि वह 5 एकड़ तक की भूमि औद्योगिक विकास के लिए किसी व्यक्ति या किसी फर्म को दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का झारखंड का, वह यह है कि हजारीबाग के बरहई, हजारीबाग जिला है हम जानते हैं, और वहाँ का एक अनुमंडल है बरहई में एक मेगा ग्रोथ सेंटर की स्थापना की बात की गई थी। किसकी स्थापना की बात की गई थी? मेगा ग्रोथ सेंटर। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम औद्योगिक नीति में मेगा ग्रोथ सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जा सकती है? जिले का भी नाम दे सकता है या फिर उस जिले में उस स्थान का भी नाम दे सकता है। अगर मान लीजिए बरहई नहीं हो, हजारीबाग हो, तो आप हजारीबाग को टिक कर सकते हैं, ये आपका सही होगा। तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एकदम आपको जानना चाहिए वो यह है कि मेगा ग्रोथ था। मेगा ग्रोथ के बाद कुछ जो है मिनी विकास केंद्र, मतलब छोटे स्तर के डेवलप्ड सेंटर किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए समर्पित कर उसके स्थापना या उसके सेंटर के लिए कुछ स्थानों का चयन किया गया। वो प्रोडक्ट्स थे सबसे पहले तसर। हम जानते हैं कि झारखंड जो है तसर सिल्क के लिए बड़ा फेमस है। तो तसर रेशम केंद्र के लिए चाईबासा और गोड्डा। तो चाईबासा में कंफ्यूज मत कीजिएगा, चाईबासा से मतलब होता है पश्चिमी सिंहभूम। चाईबासा रहेगा तो चाईबासा को टिक मारिएगा, और पश्चिमी सिंहभूम रहेगा तो पश्चिमी सिंहभूम को टिक मार दीजिएगा। चलिए, उसके बाद गोड्डा में जो है तसर रेशम केंद्र के लिए 2 स्थान। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब खाद्य प्रसंस्करण इकाई, इसकी स्थापना के लिए रांची और दुमका। तसर के लिए आप जान गए चाईबासा और गोड्डा, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए रांची और दुमका। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्क, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन इस बार दिखने वाला है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रांची के नामकुम में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की गई। और उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क की स्थापना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क अलग है, सॉफ्टवेयर पार्क अलग है। सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क की स्थापना रांची और जमशेदपुर में की गई। ठीक है, तो अभी तक मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा मेगा ग्रोथ सेंटर, वो हजारीबाग के बरहई में। उसके बाद तसर केंद्र गोड्डा और चाईबासा में।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट रांची और दुमका में, और फिर हमने उसके बाद देखा इलेक्ट्रॉनिक पार्क नामकुम में, और सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क हमने देखा रांची और जमशेदपुर में। इसकी कुछ उपलब्धियां रही, अगर आप इसे याद कर सकते तो याद करें, अन्यथा ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आने चाहिए। इसकी सबसे जो प्रमुख उपलब्धियाँ यह थी कि 26 बृहद उद्योग की स्थापना हो गई और 106 बड़े उद्योगों के स्थापित किए गए और लगभग 18,500 MSMEs की स्थापना की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रथम औद्योगिक नीति केंद्रित थी बृहद उद्योग के लिए, बड़े उद्योग के लिए, MSMEs के लिए, और डी ऑप्शन देगा इनमें से सभी। तो ये एक यहाँ से आपको क्वेश्चन हमको बनता दिखता है, और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं कुछ लगता है कि फर्स्ट औद्योगिक नीति में से कुछ इम्पोर्टेंट है। अलग अलग समय में जो हमारे यहाँ खनिज हैं, लोहा, एल्युमिनियम, इन सबके उत्पादन वृद्धि पर अभी उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी हमारी जो औद्योगिक नीति थी वह 2012 में आई, जिसमें 2012 में आई, तो सबसे तो इम्पोर्टेंट ये हुआ कि दूसरी औद्योगिक नीति कब आई, 2012 में आई। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी समय भारत की में जो है पंचवर्षीय, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका भी आरंभ 2012 में ही हो रहा था। इसमें सरकार का जो मतलब मूल लक्ष्य था, वह मूल लक्ष्य ये था कि जो निवेशकर्ता हैं उन्हें झारखंड को निवेशकर्ताओं का पसंदीदा क्षेत्र बनाना। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत झारखंड को निवेशकर्ताओं का पसंदीदा क्षेत्र बनाना था, तो द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ठीक, इसके अंतर्गत किसको बढ़ावा दिया गया? इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया गया विनिर्माण गतिविधियों और प्रसंस्करण को। जब आप 12th 5 ईयर प्लान का अप्रोच पेपर पढ़ेंगे तो उसमें उसका जो पूरा थीम ही था, क्या था, वो सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव फास्टर सस्टेनेबल एंड फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि लोगों को रोजगार देना। और हम जानते हैं कि हमारा जो पहले 2012 या 11 का राष्ट्र विनिर्माण नीति थी, उसके अंतर्गत हम लोग जान रहे थे कि MSME उद्योग जो है सर्वाधिक जो है रोजगार देने वाला एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है। तो इसलिए सरकार का भी प्रयास उस समय यही था कि विनिर्माण गतिविधि और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना। मैं ये आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप तत्कालीन समय से जोड़ के रखेंगे तो ये सारी चीज़ें उबाऊ नहीं होती और सारी बातें याद रहती हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद सरकार का प्रयास था कि वैसे कौशल विकसित करना जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योगों को बढ़ावा दे। फिर से समझिए, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्वल टू ही ग्रीन डेवलपमेंट होता है। मतलब हमें विकास भी करना है, हमें आर्थिक उत्पादन को भी बढ़ाना देना, हमें आर्थिक प्रगति भी करना है, पर उसके अंतर्गत हमें पर्यावरण की अवहेलना नहीं करनी है। तो अगर ये आपको नहीं भी याद है और आपको ये पता है कि 2012 में ये सब कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ गया था, क्योंकि हमारा जो 5 ईयर प्लान का ही पेपर था फास्टर सस्टेनेबल एंड फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके अंतर्गत। और इसीलिए जो है झारखंड सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों को बढ़ावा दिया। उसके बाद इसमें एक ये भी था कि SC और ST अनुवंचित वर्गों की भागीदारी, फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा। 2012 में इंक्लूसिव फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आई थी, उसके बाद यहाँ पे SC ST की बात सरकार करी कि इनको जो है वहाँ पे विकास की प्रक्रिया में भागीदारी हमें देनी है। उसके बाद हमारा आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क की जो संकल्पना है वो किस औद्योगिक नीति में आई? हमारी द्वितीय औद्योगिक नीति में आई, जो 2012 में आई थी। जिला स्तर पर लैंड बैंक का निर्माण किया जाना था, जो कम से कम 200 एकड़ से 50 एकड़ जमीन अधिकृत कर बनाया जाना था। मतलब लैंड बैंक का मतलब समझिए, लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कट होता है। ये हर एक DCs को एक आदेश रहता है कि वो अपने पास एक लैंड बैंक बना कर रखें, और सरकार को कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की आवश्यकता हो तो तत्काल उस लैंड बैंक को रांची में ही बैठ कर सरकार देख ली और उस जिले के लिए या जिस क्षेत्र के लिए वहाँ पर कोई परियोजना लाना चाहती है उस परियोजना को वहाँ पर स्थापित कर दे। तो ये प्रश्न यहाँ से एक फैक्ट हो गया कि 200 से 500 एकड़ का प्रत्येक जिला को एक लैंड बैंक बनाना था। उसके बाद एक औद्योगिक गलियारा की भी बात रखी गई, जिसके अंतर्गत कोडरमा, पतरातू, बहरगोड़ा और रांची। कहाँ? कोडरमा, पतरातू, बहरगोड़ा और रांची। तो इसको समझिए, कोडरमा एक जिला है, पतरातू रामगढ़ में हो गया, और बहरगोड़ा जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, और रांची। ये पूरा एक गलियारा बनाना था, इंडस्ट्रियल गलियारा। तो जहाँ पर ऐसे 4 कोई स्थान आ जाए तो वो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 में से कोई एक नया स्थान दे दे और आपसे बोले कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तो इसको रट मारिए। कोडरमा, पतरातू, बहरगोड़ा और रांची को मिला करके एक इंडस्ट्रियल पार्क की, इंडस्ट्रियल गैलरी की या गलियारा की बात की गई। उसके बाद
इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाने की बात की गई उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हीरे जवाहरात, केमिकल पार्क, फूड प्रोसेसिंग आदि आदि। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक नियुक्ति की गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में झारखंड में, वह यह है कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजनल ऑफिसर की नियुक्ति की गई। बात को समझिए, एक औद्योगिक विकास क्षेत्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति की बात की गई जो झारखंड में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत जो भी प्रावधान थे उसकी जो प्रगति है, उसका जो क्रियान्वयन होना था जिला स्तर पर, उनको वो देखेगा। ठीक, उसके बाद 10,000 एकड़ ज़मीन पर जो है बात की गई कि उद्योग का विकास होगा, जिसमें 40% भूमि जो है वो एमएसएमई के लिए आरक्षित कर दी गई और 10% भूमि वैसे लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई जिनसे भूमि लेकर के उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तो फैक्ट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, 10,000 एकड़ भूमि, उसका 40% एमएसएमईज के लिए और 10% भूमि वैसे लोगों के लिए जो जिनसे भूमि लेकर के ये 10,000 एकड़ भूमि का एक बैंक सरकार को बनाना था। अब हम आगे बात करते हैं। इसी समय सरकार जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई कि झारखंड को, पूरे झारखंड स्टेट को 8 बृहत औद्योगिक प्रदेश में या क्षेत्र में बांट दिया गया। कितने प्रदेश में? 8 औद्योगिक क्षेत्र में, 8 इंडस्ट्रियल रीजन में झारखंड को डिवाइड कर दिया गया। एक तो 8 इंपॉर्टेंट हो गया, 8 अब आपको याद करना है। अब कैसे याद करेंगे? अब आप चलिए, अगर आपने झारखंड का ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है और उसका जो पूरे अच्छे से आपने देखा कि कहाँ पे कौन सा स्टोन है या कहाँ से कौन खनिज पाए जाते हैं, 19 खनिजों पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र को बांटा गया। मूल में यही है। तो इसमें पलामू और गढ़वा औद्योगिक क्षेत्र सबसे पहले, एकदम आप चलिए एकदम झारखंड के नॉर्थ वेस्ट से पलामू गढ़वा। उसके बाद हमारा हो गया लोहरदग्गा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र, एकदम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अभी हम लोग। कहाँ फिर आगे फिर हम लोग लोहरदग्गा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, उसके बाद फिर कोडरमा हजारीबाग, दोनों एडजेक्टिव जिला, एकदम सटा हुआ जिला है। रांची औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, सिंहभूम एरिया, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम मिलाकर के एक तो सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र बनाया और एक बनाया घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किस चीज़ के लिए था? वो कॉपर के लिए था। और देवघर और सलथाल प्रगना औद्योगिक क्षेत्र। तो फिर से समझ लीजिए, कुल 8 औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से थे? पलामू और गढ़वा औद्योगिक क्षेत्र, लोहरदग्गा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र, रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र और देवघर और संथाल प्रगना औद्योगिक क्षेत्र। अब ये तो 8 हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अब जैसे कि देखिए, सबसे आसान तो धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर 2 ही चीज़ होगा, कोयला और स्टील होगा। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। घाटशिला में कॉपर है, आपको बताई दी। सिंहभूम इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर जो है सब कुछ है। वहाँ पे लोहा है, एल्युमिनियम है, वहाँ पर फिर आपको यूरेनियम भी मिलेगा। ठीक, और पलामू गढ़वा औद्योगिक क्षेत्र जो है वहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग हो गया, ग्रेनाइट उद्योग हो गया, चाइना के लिए उद्योग है, ये आदि आदि के लिए था। तो ये तो आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में अगर आप अच्छे से किए होंगे तो इस चीज़ को आप ये कर सकते हैं। और कुछ संस्थानों की भी स्थापना की गई, जैसे झारक्राफ्ट का जो उद्देश्य था उसका स्थापना करने के लिए कि कुटीर उद्योगों की प्रशिक्षण और डिजाइनिंग में बढ़ावा देने के लिए। तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई? 2006 में की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण और डिजाइनिंग में बढ़ावा देने के लिए तथा रेशम उद्योग को सहयोग प्रदान करना तथा इसके उत्पादों को बेचना। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है देश के अलग अलग 18 जगहों पर मार्केटिंग यूनिट भी खोली, जिनमें प्रमुख है हमारा दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इन सारे क्षेत्रों में। तो ये 2 हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। और एक आखिरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रघुवर दास के समय में आई है, उस पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।